जेमिनाई सेड, अध्याय 558, मृत्यु का सम्राट। उद्धरण चिन्ह। इस मृत्यु प्रतीक टोकन ऑफ डेथ का स्वामी 8 महान ईश्वरीय आंखों में से एक से आता है। इससे पहले कि उनका वाक्य पूरा होता, ग्रैंडमास्टर क्रुशल का जीवन समाप्त हो गया। धप, उनका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, निर्जीव, फिर भी खतरे का एहसास केवल बढ़ता ही गया। वूंड टिल्ड प्रतीक पर अंकित मृत्यु शब्द नकुल शॉ पर केंद्रित हो गया और उससे मृत्यु की एक आभा निकलने लगी। नकुल शॉ की चेतना जैसे जम सी गई। उस क्षण उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनका जीवन अब उनके स्वयं के नियंत्रण में नहीं रहा। वह प्रतीक शून्य देव क्षेत्र वॉर्ड गॉड रेल्म के तीनों दिग्गजों ने मृत्यु प्रतीक की ओर देखते हुए विस्मय जताया। वे भी इसे देखकर स्तब्ध रह गए और उनकी सांसें थम गईं। यह मृत्यु प्रतीक है, ये वास्तव में मृत्यु प्रतीक है। सुनहरा कंकाल डर और घबराहट में चिल्ला उठा। उसकी आंखों में मृत्यु प्रतीक के प्रति अत्यधिक सतर्कता और सम्मान का भाव था। मृत्यु प्रतीक, जेमिनाई सेड, तीनों शून्य देव क्षेत्र वॉर्ड गॉड रेल्म के राजा और वहां उपस्थित कुछ अधिपति सोवरेन्स इसकी किंवदंती सुन चुके थे। इस क्षण पर्पल सेंट के खंडहरों के भीतर मृत्यु की एक आभा ने नकुल शॉ को जकड़ लिया था और उसे महसूस हुआ कि अब वह अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख सकता। पेंग 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 पेंग, ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई पहले से कहीं अधिक तेजी से धड़कने लगी। मृत्यु प्रतीक से निकलने वाली आभा ने उस ईश्वरीय आंख को एक परिचित लेकिन अजीब सा एहसास कराया। अचानक मृत्यु प्रतीक से एक काली रोशनी निकली जो पहले से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली थी और प्रतीक पर एक काली आंख प्रकट हुई। वह प्रतीक शुद्ध मृत्यु की दुनिया का प्रवेश द्वार बनता प्रतीत हुआ। तुच्छ जीव, मैं तुम्हारे जीवित रहने की क्षमता छीन लूंगा। उस काली आंख ने नकुल शॉ पर अपनी दृष्टि टिका दी। उसे हिचकी आई और ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा किसी परम आदेश का सामना कर रही हो। उसी क्षण उसकी सांसें रुक गईं। ऐसा लगा जैसे किसी शक्ति के हेरफेर से उसका जीवन अपने मार्ग के अंत तक पहुंच गया है। मृत्यु की आंख, 8 महान ईश्वरीय आंखों में से एक। वह प्रतीक वास्तव में मृत्यु की आंख का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि इसका स्वामी मृत्यु का सम्राट होना चाहिए। तीनों संप्रदायों के विशेषज्ञ चर्चा करने लगे और तीनों शून्य देव क्षेत्र के दिग्गजों ने अपनी सांसें रोककर उस मृत्यु की आंख को निहारा। नकुल शॉ, सावधान, ये संभवतः मृत्यु की आंख के वंशजों में से एक है। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा पार्शियल स्पिरिट की आवाज डर और घबराहट से भरी थी। नकुल शॉ और डिवीजन लीडर अरूप हिलने डुलने में असमर्थ थे और उन्हें लगा जैसे उन्होंने जीवित रहने की क्षमता खो दी है। 8 महान ईश्वरीय आंखों में से एक मृत्यु की आंख। नकुल शॉ का दिल दहल गया और उसने कितनी भी कोशिश क्यों न की, वह मृत्यु की उस आभा से बच नहीं पाया। उसकी तो बात ही अलग थी, यहाँ तक कि डिवीजन लीडर अरूप भी जमीन पर घुटनों के बल बैठा काम रहा था। ऐसा लगता है कि नकुल शॉ का मरना निश्चित है। मृत्यु की आंख मृत्यु के नियमों लॉस ऑफ डेथ को नियंत्रित करती है। डिवीजन लीडर अरूप ने सांस लेने की हिम्मत तक नहीं की। मृत्यु की आंख का लक्ष्य नकुल शॉ था। यदि उसने ऐसा कुछ किया जिससे वह आंख चिढ़ जाए तो शायद वह उसका जीवन भी ले लेगी। मरो, मृत्यु की आंख के भीतर एक भंवर घूमने लगा। नकुल शॉ का शरीर गिर गया और उसे महसूस हुआ कि उसकी चेतना को एक अजेय शक्ति द्वारा खींचा जा रहा है। रुको टिल्ड। नकुल शॉ ने अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग आंख की शक्ति को रोकने के लिए किया, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था और उसकी आत्मा को मृत्यु की आंख की ओर खींचा जा रहा था। इस क्षण नकुल शॉ को महसूस हुआ कि उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ चुकी है। आत्मा ही जीवित प्राणी का केंद्र होती है। यदि किसी शून्य देव क्षेत्र की आत्मा नष्ट हो जाए तो वह भी मर जाएगा। आत्मा को नष्ट करने का अर्थ है पूर्ण मृत्यु, और मृत्यु की आंख सीधे आत्मा को निशाना बना रही थी। नहीं टिल्ड। डिवीजन लीडर अरूप डर के मारे चिल्लाया। चूंकि वह नकुल शॉ के बहुत करीब था, इसलिए मृत्यु की आभा ने उसे भी थोड़ा स्पर्श किया था, जिसके कारण उसकी चेतना भी शरीर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। डिवीजन लीडर अरूप ने चाहे कितना भी संघर्ष किया, सब व्यर्थ रहा। हा, वह छोकरा तो गया। वह चाहे कितना भी चतुर क्यों न हो, अब नहीं बच सकता। बाहरी दुनिया में देख रहे विशेषज्ञ खुश थे। मृत्यु प्रतीक प्राचीन और रहस्यमयी मृत्यु के सम्राट से आता है। एक बार इसका उपयोग होने पर यह सम्राट की इच्छा और शक्ति को अंतरिक्ष के पार भेज देता है। सेंट मून एंड गॉडेस बुदबुदाई। झे सामान्य शून्य देव क्षेत्र के लोग भी उस शक्ति को आसानी से नहीं रोक पाएंगे। जहां तक उनके नीचे वालों की बात है, उनका मरना तो निश्चित है, सुनहरा कंकाल खुशी से बोला। पर्पल सेंट के खजाना महल की तीसरी मंजिल पर
सीनियर पर्पल स्पिरिट, कृपया भाई नकुल शॉ को बचा लीजिए, तनुश्री शॉ ने विनती की। अगर मैं अपनी पूर्ण शक्ति पीक पर होती तो शायद मैं मृत्यु के सम्राट को दबा पाती, लेकिन अब मैं केवल एक आत्मा हूँ। अगर मैंने कोशिश भी की तो उसे रोकने की केवल 30-40% संभावना होगी, और तब भी मैं मर जाऊंगी। जेमिनाई सेड। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने कड़वाहट के साथ अपना सिर हिला दिया। एक बार जब वह मर जाती तो पर्पल सेंट के खंडहरों का कोई स्वामी नहीं बचता और वे ढहने लगते। उस समय तीनों संप्रदाय खंडहरों पर आक्रमण करने में सक्षम हो जाते। नकुल शॉ और तनुश्री शॉ फिर भी मृत्यु से नहीं बच पाते। इसलिए पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा कुछ भी करने में असमर्थ थी। भाई नकुल शॉ, तनुश्री शॉ की आंखों में आंसू आने लगे, लेकिन उनके मन में आशा की एक किरण बाकी थी, क्योंकि उन्हें नकुल शॉ की चमत्कार करने की क्षमता याद थी। उसी समय नकुल शॉ जीवन और मृत्यु की स्थिति में था। उसकी आत्मा और चेतना उसके शरीर को छोड़ने ही वाली थी। नहीं, नहीं, नहीं। नकुल शॉ ने संघर्ष किया और इसका विरोध करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। हालांकि उसकी चेतना अभी भी बाहर खींची जा रही थी। यदि उसकी साधना शून्य देव क्षेत्र तक पहुंच गई होती तो वह देख पाता कि उसके अपने आकार की एक आध्यात्मिक आकृति धीरे धीरे उसके शरीर से बाहर खींची जा रही थी। एक बार जब आत्मा पूरी तरह से बाहर खींच ली जाती तो यह उसका जीवन छीन लेने के समान होता। उसका प्रतिरोध व्यर्थ था। जैसे ही उसकी आधी आत्मा बाहर खींच ली गई, अचानक पेंग 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 पेंग, नकुल शॉ की बाईं आंख अजीब व्यवहार करने लगी, जैसे उसे किसी चीज द्वारा खींचा जा रहा हो। यदि कोई ध्यान से देखता तो नकुल शॉ की बाईं आंख थोड़ी बाहर की ओर उभरी हुई थी। मृत्यु की आभा नकुल शॉ की ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख के साथ साथ उसकी आत्मा को भी खींच रही थी। तो ये बात है, नकुल शॉ ने मुक्ति की आखिरी रस्सी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख को पकड़ लिया। कई वर्षों तक साथ जुड़े रहने के बाद ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख नकुल शॉ के साथ एक हो गई थी। इसका मतलब था कि यदि मृत्यु की आंख नकुल शॉ की आत्मा को ले जाना चाहती थी तो उसे ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख को भी बाहर खींचना होगा। हालांकि ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख ऐसा कैसे होने दे सकती थी? पेंग 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 पेंग, ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख जैसे जागृत हो गई और उससे एक प्राचीन और सर्वोच्च आभा विकीर्ण होने लगी। नकुल शॉ को तुरंत ऐसा महसूस हुआ जैसे वह कोई देवता बन गया हो। उसके हर विचार और कार्य से सूर्य और चंद्रमा कांपने लगे। प्राचीन युग की एक आभा। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा चिल्ला उठी। उस क्षण उसने महसूस किया कि संपूर्ण पर्पल सेंट खंडहर कांप रहे हैं। इस प्राचीन आभा के सामने कोई भी चीज कांपने से नहीं रुक सकती थी। मृत्यु की आंख चकित रह गई। धमाका। फिर मृत्यु प्रतीक ने उस रहस्यमयी प्राचीन आभा के पूरे बल का सामना किया। चटक। मृत्यु प्रतीक में दरारें पड़ने लगी और मृत्यु की आंख धुंधली पड़ गई और उसमें झटके के भाव दिखाई देने लगे। ईश्वरीय आंख। एक ईश्वरीय आंख की आभा। मृत्यु प्रतीक पूरे आत्मा आयाम सोल डायमेंशन में चिल्ला उठा। बाहरी दुनिया के किसी भी विशेषज्ञ ने वह आवाज नहीं सुनी। क्या हो रहा है? तीनों शून्य देव क्षेत्र के राजा हैरान रह गए। मृत्यु की आंख को एक शक्तिशाली प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, और यह प्रतिरोध नकुल शॉ की ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख से आया था। ईश्वरीय आंख। नकुल शॉ की बाईं आंख एक ईश्वरीय आंख है। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा को विश्वास नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि मृत्यु के सम्राट की मृत्यु की आंख को भी ईश्वरीय आंख नहीं कहा जा सकता था। केवल 8 महान ईश्वरीय आंखों को ही ईश्वरीय आंखें कहा जा सकता था। उदाहरण के लिए पुनर्जन्म की आंख, अंतरिक्ष की आंख या मृत्यु की आंख। जेमिनाई सेड। उन सभी के रक्तवंश में उनके वंशज थे, जैसे कि मृत्यु का सम्राट। हालांकि जिनके पास वास्तविक ईश्वरीय आंखें गॉड आइज थीं, वे दुनिया में अद्वितीय थे। उद्धरण चिन्ह ... लेकिन नकुल शॉ की आंख 8 महान ईश्वरीय आंखों में से कोई भी नहीं लगती। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने अपना सिर हिलाया, लेकिन वह वाक्य स्वयं मृत्यु के सम्राट की ओर से आया था, जो मृत्यु की आंख का एक वंशज था। एक वास्तविक ईश्वरीय आंख के वंशजों में से एक होने के नाते मृत्यु का सम्राट ईश्वरीय आंखों की आभा के प्रति अत्यंत संवेदनशील था। 8 महान ईश्वरीय आंखों में से कोई भी नहीं। क्या ये 9वीं ईश्वरीय आंख हो सकती है जो अभी अभी जागी है? मृत्यु प्रतीक से निकलने वाली रोशनी फीकी पड़ने लगी। काली मृत्यु की आंख ने गहरे विचार में डूबे हुए नकुल शॉ को निहारा। चटक। ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख की प्राचीन आभा के प्रभाव में मृत्यु प्रतीक चटक गया और धूल के ढेर में बदल गया। मृत्यु अंत तक तुम्हारा पीछा करेगी। जैसे ही प्रतीक चकनाचूर हुआ, नकुल शॉ के मस्तिष्क में एक ठंडी आवाज गूंज उठी। धप
डिवीजन लीडर अरूप जमीन पर गिर पड़ा और नकुल शॉ स्थिर रहा। उसकी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख लगातार सिकुड़ और फैल रही थी, और उस प्राचीन आभा का एक अंश था जो तुरंत गायब नहीं हुआ। अध्याय 559 प्राचीन स्वप्न लोक एंशिएंट ड्रीम रेल्म। असीमित महासागर के पर्वतों के ऊपर तीनों संप्रदायों के सदस्यों के हृदय शांत नहीं हो पा रहे थे। उनकी अंतिम आशा, यहाँ तक कि मृत्यु प्रतीक टोकन ऑफ डेथ भी नकुल शॉ की आत्मा को ले जाने में सक्षम नहीं रहा। नकुल शॉ की आंखों के रक्तवंश आई ब्लडलाइन की पृष्ठभूमि आखिर क्या है? यहाँ तक कि मृत्यु की आंख भी उसे मारने में असमर्थ रही। विशेषज्ञ उलझन में और स्तब्ध थे। उन्हें एहसास हुआ कि इस युवक की क्षमताएं अनंत प्रतीत होती हैं, और उसकी बाईं आंख के रहस्यों को कोई नहीं जानता था। वे अनुमान लगाने लगे कि क्या नकुल शॉ की आंखों का रक्तवंश किसी ईश्वरीय आंख गॉड आई का वंशज हो सकता है। यहाँ तक कि तीनों शून्य देव क्षेत्र वर्ड गॉड रेल्म के दिग्गज भी इसे समझ नहीं पाए। ग्रैंड मास्टर क्रुशल ने कहा था कि नकुल शॉ की आंखों का रक्तवंश 8 महान ईश्वरीय आंखों में से किसी से भी संबंधित नहीं था। शायद नकुल शॉ की आंखों का रक्तवंश किसी ईश्वरीय आंख के रक्तवंश का विकसित या परिवर्तित रूप है। शायद इसीलिए वह मृत्यु की आंख की इच्छाशक्ति का मुकाबला करने में सक्षम है। एक और संभावना भी है, यदि नकुल शॉ की आंखों का रक्तवंश 10,000 प्राचीन प्रजातियों 10,000 एंशिएंट रेसेस से संबंधित है, तो उसके लिए मृत्यु की आंख का विरोध करना कोई अप्रत्याशित बात नहीं होगी। आखिर वह वास्तविक मृत्यु की आंख नहीं थी, बल्कि केवल उसकी एक छवि थी। तीनों शून्य देव क्षेत्र के दिग्गजों ने निजी तौर पर चर्चा की। यह चौंकाने वाला था कि एक तुच्छ सत्य प्रभु पद ट्रू लॉर्ड रैंक का साधक मृत्यु के सम्राट की इच्छाशक्ति के विरुद्ध लड़ सकता था। यहाँ तक कि सामान्य शून्य देव क्षेत्र के लोग भी निश्चित नहीं थे कि वे ऐसा कर पाएंगे। वून टिल्ड पहाड़ के ऊपर की छवि धुंधली होने लगी और अस्थिर हो गई। लैम्बर्ट, ग्रिफिन और टाइगर संप्रदाय के सदस्यों के आसपास का गुवानसन प्रांत का परिदृश्य धुंधला गया क्योंकि पर्पल सेंट खंडहरों से संपर्क डगमगा गया। यह क्या हो रहा है? दर्शकों ने चर्चा शुरू कर दी और वे व्यूह रचनाकारों अरे मास्टर्स की ओर देखने लगे। स्थानिक विभाजन व्यूह स्पेशियल स्प्लिटिंग अरे और पर्पल सेंट खंडहरों के बीच का संपर्क कट गया है क्योंकि वह छेद ठीक हो गया है, एक व्यूह रचनाकार ने समझाया। कुछ समय बाद पूरी छवि घोर अंधेरी हो गई और समूह ने गहरी सांस ली। इस क्षण के बाद से वे यह नहीं देख पाएंगे कि पर्पल सेंट खंडहरों के भीतर क्या हो रहा है। हे, एक अधिपति ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि हम अभी पर्पल सेंट खंडहरों पर कब्जा नहीं कर सकते, लेकिन एक बात निश्चित है, नकुल शॉ मारा जाएगा। नकुल शॉ मारा जाएगा। ये सुनकर सभी का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ लोगों को समझ नहीं आया, लेकिन तीनों शून्य देव क्षेत्र वर्ड गॉड रेल्म के दिग्गजों ने अपने सिर हिलाए। यदि मृत्यु प्रतीक लक्ष्य को नहीं मार पाता, तो मृत्यु का सम्राट स्वयं उसे मारेगा। कई हजार साल पहले मृत्यु के सम्राट ने एक अन्य सम्राट को भी मार डाला था। सेंट मून आंट गॉडेस मुस्कुराई। सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु प्रतीक अधिकांश विशेषज्ञों को मार देता है। यहाँ तक कि कुछ शून्य देव क्षेत्र के लोग भी जीवित नहीं बच पाते। हालांकि यदि मृत्यु प्रतीक अपने लक्ष्य को नहीं मार पाता है, तो पीछा शुरू हो जाता है। मृत्यु के सम्राट से कभी कोई जीवित नहीं बच पाया है। ये सच है। आखिर मृत्यु का सम्राट एक सम्राट है और उसके पास मृत्यु की आंख है। हमारे तीनों संप्रदायों के पास भी शून्य देव क्षेत्र का कोई सम्राट नहीं है। अन्य 2 शून्य देव क्षेत्र के राजाओं ने सहमति में सिर हिलाया। शून्य देव क्षेत्र के सम्राट सामान्य राजाओं की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थे। ग्रैंडमास्टर क्रुशल के पास मृत्यु प्रतीक इसलिए था क्योंकि उनके पूर्वज ने कभी मृत्यु के सम्राट की मदद की थी, जिन्होंने तब ग्रैंडमास्टर क्रुशल के पूर्वज का उपकार माना था। बेशक मृत्यु का सम्राट तियानलू द्वीपों से बहुत दूर है। लगता है नकुल शॉ अभी कुछ समय और जीवित रह सकता है। पहाड़ के ऊपर से आहें भरने की आवाजें आई और लोग बिखरने लगे। पर्पल सेंट खंडहरों के भीतर रहस्यमयी घाटी में नकुल शॉ निश्चल खड़ा था, जबकि उसकी बाईं आंख में एक प्राचीन आभा बनी हुई थी। तीनों संप्रदायों और पर्पल सेंट खंडहरों के बीच का संबंध टूट गया है। क्या यह नकुल शॉ की ईश्वरीय आंख और मृत्यु की आंख के बीच टकराव का परिणाम है? पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा हैरान थी। इस क्षण से तीनों संप्रदायों के लिए पर्पल सेंट खंडहरों पर दोबारा हमला करना बेहद कठिन होगा। उसी समय पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा और डिवीजन लीडर अरूप ने नकुल शॉ की असामान्य स्थिति देखी। नकुल शॉ की आंखें बंद थीं और वह काफी देर तक नहीं हिला। उसकी बाईं आंख से निकलने वाली प्राचीन आभा ने खंडहरों के पूरे आयाम को बेचैनी से कपा दिया।
उसकी बाईं आंख के आयाम के भीतर उसकी आंखों की रक्तशक्ति वाली झील 25 या 26 गज तक फैलने लगी। चूंकि उसने पिछली लड़ाइयों में बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था, इसलिए इस समय केवल पानी की एक पतली परत बची थी। केंद्र का रहस्यमयी भंवर बदलने लगा। डा भंवर से प्राचीन आभा का एक अंश रिसने लगा और नकुल शॉ ने सावधानी से अपनी चेतना को उस भंवर में विलीन कर दिया। नकुल शॉ की चेतना अचानक अंधेरी हो गई और अगले ही क्षण वह सपने जैसी स्थिति में आ गया। सपने में नकुल शॉ एक पुरानी सुनसान जमीन पर खड़ा था। यहाँ की आभा अत्यंत प्राचीन लग रही थी। नकुल शॉ को केवल यहाँ खड़े रहने से ही अपने शरीर और आत्मा पर अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। बेशक यहाँ की स्वर पृथ्वी युआन क्यूई, हेवन अर्थ युआन क्यूई की तुलना बाहर से नहीं की जा सकती थी। यहाँ तक कि धूल के कणों में भी अनंत शक्ति समाहित थी। एक सांस, 2 सांसें, 3 सांसें, जेमिनाई सैड। नकुल शॉ ने खून की उल्टी की। वह उस स्थान पर कुछ पलों के लिए भी नहीं रुक सका। उसे अपनी अंतरात्मा से महसूस हुआ कि उसकी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख गॉड स्पिरिचुअल आई उसकी रक्षा कर रही थी, अन्यथा वह जीवित नहीं बच पाता। मैं इसे अब और सहन नहीं कर सकता। नकुल शॉ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह उस उजाड़ भूमि से ओझल हो गया। उसकी चेतना वास्तविकता में लौट आए और उसे कमजोरी महसूस हुई। उसके मुंह के कोने से अभी भी गर्म खून रिस रहा था। यह क्या था? नकुल शॉ ने अपने मुंह से खून पोंछा। क्या वह दुनिया अभी कोई सपना नहीं थी? वह स्वप्न लोक किस तरह का अस्तित्व है? मैं वहां 3 सांसों तक भी खड़ा नहीं रह सका। नकुल शॉ स्तब्ध था। यदि वह भूमि वास्तविक थी तो वह निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय आयाम था। नकुल शॉ को संदेह था कि सपने की वह भूमि प्राचीन उजाड़ महाद्वीप एंशिएंट डेसोलेट कॉन्टिनेंट से जुड़ी हुई थी। उसने तुरंत वहां दोबारा प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। उसे एहसास हुआ कि वहां का कोई भी जीव उसे एक उंगली से मार सकता है, क्योंकि वहां लगी चोट उसके वास्तविक शरीर पर स्थानांतरित हो गई थी। यह अविश्वसनीय था। नकुल शॉ ने उस स्थान को प्राचीन स्वप्न लोक एंशिएंट ड्रीम रेल्म का नाम दिया। मृत्यु की आंख के प्रभाव के कारण ये स्थान प्रकट हुआ था। जब मुझे बाद में समय मिलेगा तो मैं प्राचीन स्वप्न लोक की खोज करूंगा। नकुल शॉ के सामने अभी और भी गंभीर समस्याएं थीं। हालांकि मृत्यु प्रतीक उसकी आत्मा को लेने में विफल रहा था, लेकिन समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी। जब भी वह अपनी आंखें बंद करता, उसे अपनी आत्मा पर मृत्यु की आंख की अदृश्य शक्ति महसूस होती। नकुल शॉ की आंखों का रक्तवंश और उसकी आत्मा आपस में जुड़े हुए थे। जब तक वह अपनी इस शक्ति का उपयोग करता, मृत्यु की आंख का अवशेष प्रभाव और मजबूत होता जाता। उसने इसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन मृत्यु के सम्राट जैसे किसी व्यक्ति के सामने वह बहुत कमजोर था। कहाँ एक सत्य प्रभु पद ट्रू लॉर्ड रैंक और कहाँ एक शून्य देव क्षेत्र वर्ड गॉड रेल्म का सम्राट। यह जमीन और आसमान का अंतर था। नकुल शॉ, बेहतर होगा कि तुम अपनी आंखों के रक्तवंश का उपयोग न करो। हर बार ऐसा करने से तुम्हारे और मृत्यु के सम्राट के बीच का संबंध मजबूत होगा, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने चेतावनी दी। नकुल शॉ का दिल बैठ गया। अपनी वर्तमान साधना के साथ वह अपनी आत्मा के भीतर की उस मंशा को नष्ट नहीं कर सकता था। सीनियर पर्पल सेंट, क्या कोई उपाय है? नकुल शॉ ने मदद मांगी। आखिर पर्पल सेंट की मालकिन अपने जीवित समय में मिस्टिक लाइट रेल्म तक पहुंच चुकी थीं। मैं केवल एक आंशिक आत्मा हूं और मेरे पास मास्टर की क्षमता का 10,000वां हिस्सा भी नहीं है। मैं केवल मृत्यु की उस मंशा को सील करने में तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर सकती हूं, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। वह स्वयं भी मृत्यु के कगार पर थी। नकुल शॉ बैठ गया और उसने अपनी आत्मा में एक प्रभाव महसूस किया। लेकिन कुछ ही क्षणों में पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा का प्रयास विफल हो गया और उसकी शक्ति बाहर धकेल दी गई। नकुल शॉ, मुझे बहुत खेद है। मैं इस आभा को सील नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो कम से कम शून्य देव क्षेत्र का हो और आत्माओं के मार्ग द ऑफ सोल्स में विशेषज्ञ हो, उसने कमजोरी से कहा। क्या कोई रास्ता नहीं है? नकुल शॉ का मन भारी हो गया। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा के अनुसार मृत्यु का सम्राट इस आभा का उपयोग करके देर सबेर उसे ढूंढ ही लेगा। मृत्यु के सम्राट से पहले कभी कोई नहीं बच पाया था। मेरे पास एक विशेष तकनीक है जो मृत्यु की आभा की संवेदनशीलता को कम कर सकती है, कुछ समय बाद पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने कहा, और नकुल शॉ की आत्मा के चारों ओर आभा का एक अंश घूमने लगा। नकुल शॉ ने अपनी आत्मा के इर्द गिर्द एक रहस्यमयी आभा को घेरा बनाते हुए महसूस किया। नकुल शॉ, मैं तुम्हारे लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। इससे कम से कम 70% आभा छिप जाएगी। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा की आवाज़ बेहद कमज़ोर थी।
धन्यवाद सीनियर। नकुल शॉ ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया कि ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख द्वारा महसूस किया जा रहा खतरा थोड़ा कम हो गया था। फिर उसने अपनी रक्तवंश शक्ति ब्लडलाइन पावर का उपयोग करके अस्थायी रूप से ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख को सील कर दिया। उसकी बाईं आंख तुरंत काली हो गई। अपनी आंखों के रक्तवंश को बंद करने से संवेदनशीलता 90% से अधिक कम हो सकती है। नकुल शॉ थोड़ा हैरान था, लेकिन वह जानता था कि वह अब और अधिक समय तक पर्पल सेंट खंडहरों में नहीं रुक सकता। अध्याय 560 प्रस्थान। पर्पल सेंट खजाना महल की तीसरी मंजिल पर नकुल शॉ ने पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा और तनुश्री शॉ को सूचित किया कि वह खंडहर छोड़ना चाहता है। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने एक ठंडी आह भरी, लेकिन उसे आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में नकुल शॉ अब यहाँ और नहीं रुक सकता था। उसके ऊपर मृत्यु के सम्राट का निशान था, इसलिए वह जहां भी जाता आपदा साथ ले जाता। यदि नकुल शॉ यहाँ रुकता तो वह इस स्थान को सुरक्षित रखने के बजाय केवल चीजों को और अधिक खतरनाक बना देता। बाहर के 3 संप्रदायों लैम्बर्ट, ग्रिफिन और टाइगर परिवारों ने पहले से ही पर्पल सेंट खंडहरों पर बहुत दबाव बना रखा था। यदि उसके ऊपर से कोई सम्राट आ जाता तो परिणाम अकल्पनीय होता। नकुल शॉ ऐसा अंत नहीं देखना चाहता था। नकुल शॉ, यदि तुम्हारी आंख वास्तव में एक ईश्वरीय आंख गॉड आई है, तो इसमें अन्य 8 महान ईश्वरीय आंखों जैसी ही विशेषता होगी। दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने गंभीर स्वर में कहा। ईश्वरीय आंख, अपनी तरह की एकमात्र। नकुल शॉ को अचानक 6 वॉल ऑफ डिवाइन सेज की भविष्यवाणी याद आई। ऋषि ने कहा था कि उसकी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख एक ईश्वरीय आंख की ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। प्रत्येक ईश्वरीय आंख दुनिया में अपनी तरह की एकमात्र होती है, और साथ मिलकर वे अन्य सभी आंखों के रक्तवंशों की पूर्वज हैं। शीर्ष स्तर के आंखों के रक्तवंश केवल वे रक्तवंश हैं जिनमें एक ईश्वरीय आंख के रक्तवंश की हल्की सांद्रता होती है, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने समझाया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि जब तक मृत्यु की आंख का अस्तित्व है, मृत्यु के गुण वाले अन्य आंखों के रक्तवंश ईश्वरीय आंख नहीं बन सकते? नकुल शॉ को अब कुछ समझ आने लगा था कि पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा उसे चेतावनी क्यों दे रही थी। सही कहा, 8 महान ईश्वरीय आंखें ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ी हुई हैं। एक समय में एक ही विशेषता वाली केवल एक ही ईश्वरीय आंख हो सकती है। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने सिर हिलाते हुए कहा। क्या कोई साधना करके ईश्वरीय आंख के स्तर तक नहीं पहुंच सकता? नकुल शॉ को यह बेहद अजीब लगा। नहीं, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने सिर हिलाया। कोई कितनी भी कठिन साधना क्यों न कर ले, उसकी आंखों का रक्तवंश ईश्वरीय आंख नहीं बन सकता। एक लंबे ठहराव के बाद उसने अपनी बात जारी रखी। स्पष्ट रूप से ईश्वरीय आंख प्राप्त करने का एकमात्र तरीका या तो किसी और की ईश्वरीय आंख चुराना है या उन्हें मारकर ईश्वरीय आंख के नए धारक के रूप में उनकी जगह लेना है। किसी और की ईश्वरीय आंख चुराना। नकुल शॉ का हृदय कांप उठा, क्योंकि वह उसका मतलब समझ गया था। जब तक मृत्यु का सम्राट नकुल शॉ की ईश्वरीय आंख चुरा लेता, वह एक ईश्वरीय आंख का नया स्वामी बन जाता। एक और बात है जिसके बारे में मुझे तुम्हें चेतावनी देने की जरूरत है। हालांकि तुमने 90% से अधिक आभा को रोक दिया है, फिर भी मृत्यु का सम्राट तुम्हारी सामान्य दिशा का पता लगा सकता है, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने नकुल शॉ से कहा। समझ गया। हालांकि नकुल शॉ ने 90% आभा को बाहर निकलने से रोक दिया था, लेकिन खतरे का एहसास अभी भी गायब नहीं हुआ था। उसने केवल मृत्यु के सम्राट की इंद्रियों को कमजोर किया था, वे पूरी तरह से बंद नहीं हुई थीं। नकुल शॉ, तुम्हारे पास अभी तैयारी के लिए थोड़ा समय है। तुम पर्पल सेंट खंडहरों के संसाधनों को ले सकते हो। मृत्यु का सम्राट कुछ समय तक यहाँ नहीं पहुँच पाएगा। उसके और इस स्थान के बीच की दूरी यहाँ से अज़्योर फ्लावर महाद्वीप अज़र फ्लावर कॉन्टिनेंट की दूरी से अनगिनत गुना अधिक है, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद सीनियर। नकुल शॉ ने कृतज्ञता महसूस की। अपनी दोनों यात्राओं के दौरान उसे बहुत सारे संसाधन मिले थे। 3 दिन बाद नकुल शॉ अपनी पूर्ण शक्ति पीक में वापस आ गया। फिर उसने और डिवीजन लीडर अरूप ने खंडहरों के भीतर संसाधन जुटाना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से उनमें से अधिकांश 100 शव योजना 100 कॉप्स प्लान को पूरा करने के लिए थे। अब से मुझे अपनी आंखों के रक्तवंश का आसानी से उपयोग नहीं करना चाहिए, वरना यह मृत्यु के सम्राट की मुझे ढूंढने की क्षमता को बढ़ा देगा। भूतिया शव शापित व्यू घोस्ट कॉप्स का स्तर मेरी शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा। नकुल शॉ ने इस पर बहुत महत्व दिया। आधे महीने बाद सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। नकुल शॉ की इंटरस्पेशियल रिंग स्थानिक अंगूठी में संसाधनों का पहाड़ था। कुछ 100 शव योजना के लिए थे, जबकि अन्य भविष्य में उपयोगी हो सकते थे।
इस अवधि में डिवीजन लीडर अरूप ने सफलतापूर्वक कुछ और भूतिया शवों को परिष्कृत कर लिया था, जिससे उनकी कुल संख्या 60 हो गई थी। डिवीजन लीडर अरूप भी अपनी पूर्ण शक्ति में वापस आ गया था और भूतिया शवों को परिष्कृत करने की उसकी गति बहुत तेज थी। हालांकि नकुल शॉ को अब उन शवों से उच्च अपेक्षाएं थीं। वह चाहता था कि उनमें से प्रत्येक शिखर सत्य प्रभुपद पीक ट्रू लॉर्ड रैंक तक पहुंचे। बहुत सारी सामग्री खर्च करने के बाद दो गहरे चांदी के भूतिया शव अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र हाफ सटेप ओरिजिन कोर रेल्म के करीब पहुंच रहे थे। मेरे पास पर्याप्त संसाधन हैं और मेरा लक्ष्य कदम दर कदम करीब आ रहा है। नकुल शॉ ने आखिरकार इस दिन प्रस्थान करने की तैयारी कर ली। पर्पल सेंट खजाना महल की तीसरी मंजिल पर नकुल शॉ ने एक बार फिर पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा और तनुश्री शॉ से मुलाकात की। सीनियर पर्पल स्पिरिट, सब कुछ हो गया है, मैं अब जा रहा हूँ। नकुल शॉ ने एक गहरी सांस ली और तनुश्री शॉ की आंखें भर आईं। जब तक नकुल शॉ खंडहरों में था, वह सुरक्षित महसूस करती थी। नकुल शॉ, तुम कहाँ जाना चाहते हो? पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने सवाल किया। नकुल शॉ सोचने लगा और जल्द ही उसे उत्तर मिल गया। वह अज़्योर फ्लावर महाद्वीप वापस नहीं जा सकता था, कम से कम तब तक नहीं जब तक खतरा टल न जाए। इसके अलावा उसकी मंगेतर माधुरी को लेकर अभी भी उसके मन में एक गांठ थी। एक शांत और सुंदर लड़की की छवि जो बिल्कुल किसी पेंटिंग जैसी लगती थी उसके दिमाग में उभर आई। क्या सीनियर पर्पल स्पिरिट स्काई सेंटकिन विरासत, स्काई सेंटकिन इनहेरिटेंस नाम की किसी विरासत के बारे में जानती हैं? नकुल शॉ ने पूछा। स्काई सेंटकिन विरासत? पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने उत्तर देने से पहले कुछ देर सोचा। मुझे याद है कि दक्षिणी क्षेत्र में सैक्रेड ड्रीमलैंड के नियंत्रण में स्काई सेंटकिन पैलेस नामक एक शिखर 2 स्टार संप्रदाय था। वह संप्रदाय काफी अद्वितीय है। स्काई सेंटकिन पैलेस अद्वितीय? ये सुनकर नकुल शॉ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा की मालकिन वास्तव में एक अत्यंत शक्तिशाली और ज्ञानी होने के योग्य थीं। नकुल शॉ को स्वाभाविक रूप से महसूस हुआ कि स्काई सेंटकिन पैलेस का संबंध स्काई सेंटकिन विरासत से है, लेकिन ये हजारों साल पुरानी याद है। मुझे उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं पता, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने आगे कहा। सीनियर, क्या आप मुझे स्काई सेंटकिन पैलेस के करीब कहीं भेज सकती हैं? नकुल शॉ ने पूछा। उसे अपनी जान बचाने के लिए भागने के साथ साथ यह भी पुष्टि करनी थी कि माधुरी जीवित है या नहीं। स्काई सेंटकिन पैलेस बहुत दूर है। मैं केवल अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ कि तुम्हें जितनी दूर हो सके भेज दूँ, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने कहा। अगले 1-2 दिनों तक अपनी शक्ति को कम खर्च करने के लिए पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने एक टेलीपोर्टेशन व्यू अरे तैयार किया। 2 दिन बाद सब कुछ तैयार था। नकुल शॉ, मेरी आत्मा कमज़ोर से और कमज़ोर होती जा रही है। मैं तुम्हें बमुश्किल त्यानलू द्वीपों के किनारों तक ही भेज सकती हूँ, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने खेद भरे स्वर में कहा। नकुल शॉ थोड़ा हैरान था। पिछली बार पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा उसे अज़्योर फ्लावर महाद्वीप वापस भेज सकती थी, लेकिन अब वह उसे त्यानलू द्वीपों से बाहर तक भी नहीं भेज पा रही थी। धन्यवाद सीनियर। हालांकि नकुल शॉ फिर भी संतुष्ट महसूस कर रहा था। एक हृदयविदारक विदाई। उसके जाने से पहले, भाई नकुल शॉ, आप स्काई सेंटकिन विरासत को क्यों ढूंढ रहे हैं? आप कब लौट सकते हैं? तनुश्री शॉ की आंखें लाल थीं। नकुल शॉ ने कुछ नहीं छिपाया और माधुरी को खोजने के बारे में संक्षिप्त में सब बता दिया। माधुरी, आप अपनी मंगेतर को ढूंढने जा रहे हैं? तनुश्री शॉ स्तब्ध रह गई। ऐसा लगा जैसे वह किसी बुरे सपने में हो। वूम टिल्ड खजाना महल की तीसरी मंजिल पर एक दरवाज़ा प्रकट हुआ। मुझे आशा है कि हम फिर कभी मिल सकेंगे। नकुल शॉ ने दरवाजे के भीतर कदम रखा। जाने से पहले उसने देखा कि तनुश्री शॉ निश्चल खड़ी थी और गहरे दर्द में लग रही थी। उस दृश्य ने उसके हृदय को झकझोर दिया और उसे पीड़ा हुई, लेकिन अगले ही पल वह दरवाजे में कदम रखते ही ओझल हो गया। तनुश्री, तनुश्री, पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा चिल्लाए। खजाना महल की तीसरी मंजिल पर तनुश्री शॉ ऐसे खड़ी थी जैसे उसने अपनी आत्मा खो दी हो। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। क्यों? तनुश्री शॉ की आवाज़ पीड़ा से कांप रही थी। उसने अपने हाथों से अपने हृदय को छुआ और कांपने लगी। उसे नहीं पता था कि ये दर्द कहाँ से आ रहा था। हालांकि ऐसा नहीं था कि उसका दिल फटा जा रहा हो, लेकिन दर्द निरंतर बना हुआ था। नकुल शॉ और तनुश्री शॉ ने लगभग 7 साल पहले सनफेदर सिटी छोड़ी थी। तनुश्री, बुरा मत मानो। मेरे विश्लेषण के अनुसार नकुल शॉ की मंगेतर माधुरी की संभवतः उस विरासत में मृत्यु हो चुकी है। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने उसे सांत्वना दी। ये सुनकर तनुश्री शॉ का रोना रुक गया।
ध्यान से सोचने पर माधुरी ने इतने लंबे समय से बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं किया था, इसलिए वह संभवतः मर चुकी थी। यहाँ तक कि ऋषि ने भी कहा था कि भाग्य से ज्यादा दुर्भाग्य की संभावना थी। नकुल शायद उसे इसलिए ढूंढना चाहता है ताकि वह अपने मन की गांठ खोल सके। तुम उसे बचपन से जानती हो, बस तुमने अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं किया है। तुम्हारे पास वह है जो माधुरी के पास कभी नहीं होगा। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा मुस्कुराए और उसे प्रोत्साहित करती रही। तनुश्री शॉ के आंसू और उसके दिल का दर्द कम होने लगा। अगर माधुरी मर चुकी है तो कितना अच्छा होगा, जेमिनाई सेड। तनुश्री शॉ के मन में एक विचार आया जिसने उसे आत्मग्लानि गुल्ट से भर दिया। उसी समय त्यानलू द्वीपों के किनारों पर धुंधली हवा दिखाई देने लगी। तो यह अनंत महासागर है। नकुल शॉ को सागर का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। अनंत महासागर जमीन से अलग था। यहाँ नकुल शॉ को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का कोई भार ही न हो, और यदि वह उड़ने की कोशिश न भी करे तो भी उसका शरीर हवा में एक पंख की तरह तैर रहा था। यहाँ गुरुत्वाकर्षण और प्रतिरोध नगण्य थे। नकुल शॉ को महसूस हुआ कि यदि वह यहाँ उड़ना चाहे तो उसकी गति जमीन पर उड़ने की तुलना में कम से कम दर्जनों गुना अधिक होगी। मेरा लक्ष्य अनंत महासागर के दक्षिणी भाग में एक अन्य क्षेत्र है। पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा द्वारा दिया गया एक नक्शा नकुल शॉ के दिमाग में उभर आया। हालांकि ठीक इसी क्षण नकुल शॉ को एक परिचित लेकिन अज्ञात एहसास हुआ जिसने उसे खतरे का अनुभव कराया। इस भावना का स्रोत मृत्यु का सम्राट नहीं था। नकुल शॉ के चेहरे के भाव नाटकीय रूप से बदल गए। उसे एहसास हुआ कि वह किसी चीज के बारे में भूल गया था। अध्याय 561 असीम महासागर। प्यो मून स्पिरिचुअल संप्रदाय के भीतर एक झील के केंद्र में स्थित महल में एक पवित्र और दिव्य महिला बैठी थी। वह चंद्रमा और तारों के देवता की किसी नक्काशी जैसी प्रतीत होती थी। आखिरकार तुम प्रकट हो ही गए। सेंट मून आंट गॉडेस का हृदय तेजी से धड़कने लगा और उनके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। श्वा, उन्होंने उस विशाल बिच्छू जायंट स्कॉर्पियन को बाहर निकाला जो अब एक सांड के आकार का हो चुका था। उसकी आंखें लाल और ठंडी थीं, जो आसपास के लोगों को कंपी छुड़ा रही थीं। कुछ क्षण पहले उसकी आंखों में संघर्ष का भाव था, जो फिर शांत हो गया। उसने अंततः नकुल शॉ पर छोड़े गए आत्मा निशान सोल मार्क को खोज लिया था। आदेश जारी करो। नकुल शॉ त्यानलू द्वीपों की दक्षिणी सीमा में लगभग एक डेसोलेट माउंटेन 8 निर्जन पर्वत के आसपास है। एक डेसोलेट माउंटेन के पास कौन से विशेषज्ञ मौजूद हैं? प्यो मून स्पिरिचुअल संप्रदाय के नाम का उपयोग करके उन्हें नकुल शॉ को पकड़ने का आदेश दो, और यदि वे ऐसा करने में सफल होते हैं तो उन्हें भारी इनाम देने की घोषणा करो। सेंट मून आंट गॉडेस ने एक जेड स्लिप निकाली और आदेश नीचे भेज दिया गया। 2.5 सितारा 2.5 स्टार संप्रदाय होने के नाते प्यो मून स्पिरिचुअल संप्रदाय त्यानलू द्वीपों की सबसे बड़ी शक्ति थी। 1 घंटे के भीतर ये खबर उस द्वीप से बाहर फैल गई जहां संप्रदाय का आधार था। यहाँ ये जानना महत्वपूर्ण है कि जिस द्वीप पर यह संप्रदाय स्थित था वह अज़्योर फ्लावर महाद्वीप से कई गुना बड़ा था, और त्यानलू द्वीपों में ऐसे दर्जनों द्वीप थे। यहाँ तक कि सेंट मून आंट गॉडेस जैसी शून्य देव क्षेत्र वर्ल्ड गॉड रेल्म की साधिका भी कुछ समय बिताए बिना नकुल शॉ तक नहीं पहुँच सकती थीं। श्वा, विशाल बिच्छू के माध्यम से मानसिक ऊर्जा का एक अंश चमका। इस नकुल शॉ की प्रतिक्रिया काफी तेज है। उसने बिच्छू के साथ संबंध पहले ही तोड़ दिया है। सेंट मून आंट गॉडेस के चेहरे का भाव फीका पड़ गया। उसी समय असीम महासागर के ऊपर एक अत्यंत दूर स्थान पर, लगता है मुझे उस बिच्छू का मोह छोड़ना ही होगा। नकुल शॉ ने अपनी आंखें खोलीं और हुंकार भरी। बिच्छू के साथ पालतू अनुबंध पेट कॉन्ट्रैक्ट को जबरदस्ती तोड़ने से उसे चोट तो लगी, लेकिन ऐसा करने से वह सुरक्षित महसूस कर रहा था। विशाल बिच्छू के संपर्क के बिना तीनों संप्रदाय लैम्बर्ट, ग्रिफिन और टाइगर अब उसकी स्थिति का पता नहीं लगा पाएंगे। मुझे जल्द से जल्द त्यानलू द्वीपों को छोड़ना होगा। नकुल शॉ के चेहरे पर गंभीरता थी। उसे यहाँ की स्थिति का पता चल चुका था। त्यानलू द्वीपों की 3 सबसे शक्तिशाली ताकतें प्यो मून स्पिरिचुअल संप्रदाय, ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस थीं। वे अज़्योर फ्लावर महाद्वीप जितने बड़े दर्जनों महाद्वीपों को नियंत्रित करते थे। अब जब वह उनके क्षेत्र में प्रकट हो गया था तो कहीं भी सुरक्षित नहीं था। सौभाग्य से पर्पल सेंट की आंशिक आत्मा ने उसे त्यानलू द्वीपों के बिल्कुल किनारे पर भेजा था। त्यानलू द्वीप, एक डेसोलेट माउंटेन 8 निर्जन पर्वत। नकुल शॉ के दिमाग में एक नक्शा और कुछ जानकारी उभरी जिसमें कांग महासागर कांग ओशन के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों की स्थितियां थीं। कांग महासागर असीम महासागर के भीतर का ही एक सागर था और इसमें कई 100 द्वीप समूह थे जिनमें से प्रत्येक त्यानलू द्वीपों के आकार का था।
अज्योर फ्लावर महाद्वीप तो अज्योर आइलैंड्स में केवल जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि कांग महासागर कितना विशाल था। इसके अलावा इसकी सीमाओं के भीतर अनगिनत छोटे द्वीप भी थे। उदाहरण के लिए ए डेसोलेट माउंटेन। ए डेसोलेट माउंटेन को पार करने और कई लाख मील और चलने के बाद मैं तियानलू द्वीपों को छोड़ने में सक्षम हो जाऊंगा। नकुल शॉ का शरीर बिजली की तरह चमकने लगा। श्वा नीली और बैंगनी रोशनी की एक किरण आसमान में चमक उठी। असीम महासागर किसी सामान्य समुद्र जैसा नहीं था। इस दुनिया में जमीन को छोड़कर सब कुछ धुंध के सागर में है। कोई जितना ऊपर जाता है धुंध उतनी ही पतली होती जाती है और जितना नीचे जाता है धुंध उतनी ही घनी होती जाती है। उड़ते हुए नकुल शॉ ने चारों ओर देखा। यहाँ अजीबोगरीब प्रजातियां थीं, साथ ही प्रकृति के अन्य खतरे भी। धुंध के सागर का निचला क्षेत्र अत्यंत घना था और पानी यानी वास्तविक महासागर बनाता था। मनुष्य यहाँ रहने के लिए उपयुक्त नहीं थे। वास्तव में ये द्वीप केवल कण मात्र थे जो मनुष्यों के रहने के योग्य थे। प्राचीन उजाड़ महाद्वीप एंशिएंट डेसोलेट कॉन्टिनेंट के टूटने के बाद महाद्वीप ढेरों कणों में बदल गया जो पूरी धरती पर फैल गए। इनमें से प्रत्येक कण अलग अलग आकार के द्वीप बन गए। मनुष्यों के लिए असीम महासागर उजाड़ और बंजर था। यहाँ केवल कुछ ही प्रजातियां और जानवर जीवित रह सकते थे। कियू टिल्ड 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 टिल्ड। नकुल शॉ की गति धीरे धीरे बढ़ती गई और वह अज्योर फ्लावर महाद्वीप की तुलना में 10 गुना तेज था। असीम महासागर में गुरुत्वाकर्षण और प्रतिरोध बहुत कम था। यहाँ तक कि कंसोलिडेटेड रेल्म और असेंडेड रेल्म के लोग भी यहाँ आसानी से उड़ सकते थे। हालांकि यहाँ युआनची अत्यंत कम थी। सत्य आत्मा पद ट्रू स्पिरिट रेल्म से नीचे की साधना वाले लोग यहाँ लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। यहाँ स्वर्ग पृथ्वी युआनक्यूई बहुत कम है। लंबी अवधि तक उड़ने के लिए प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स की आवश्यकता होगी। नकुल शॉ आह भरे बिना नहीं रह सका। गुल्लू हजारों मील उड़ने के बाद संघनित युआनक्यूई के बुलबुले दिखाई देने लगे। महासागर में कुछ विशिष्ट युआनक्यूई क्षेत्र होते हैं, लेकिन आमतौर पर वहाँ शक्तिशाली जानवर या अन्य प्रजातियां रहती हैं। नकुल शॉ सतर्क था। उड़ते समय वह आमतौर पर महासागर के बहुत करीब नहीं जाता था। जेमिनाई सेड फूं फूं टिल्ड 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 टिल्ड। महासागर से कई काली आकृतियां उछलकर ऊपर आईं। उनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, यहाँ तक कि अज्योर फ्लावर महाद्वीप के किसी भी साधक से अधिक। ध्यान से देखने पर पता चला कि वे काले पानी के सांप थे, जिनमें से प्रत्येक एक पीपेट बैरल जितना मोटा था। ये काले सांप महासागर से बाहर निकलकर हवा में उड़ सकते थे क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण और प्रतिरोध बहुत कम था। इसके अलावा वे कोई साधारण सांप नहीं थे। उन काले सांपों ने कुछ सूंघा और दर्जनों मील दूर नकुल शॉ की ओर झपट पड़े। ये पानी के सांप कम से कम ट्रू मिस्टिक रैंक सत्य रहस्यमयी पद पर हैं। नकुल शॉ पीछे नहीं हटा। वह उनकी शक्ति का परीक्षण करना चाहता था। कुलपति होंग ने उसे बताया था कि बाहरी दुनिया में यात्रा करने के लिए सत्य प्रभु पद ट्रू लॉर्ड रैंक न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन उनके लिए भी यह बेहद जोखिम भरा होगा। कुलपति होंग ने नकुल शॉ को सुझाव दिया था कि उसे पहले अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र हाफ स्टेप ओरिजिन कोर रेल तक पहुंचना चाहिए, लेकिन नकुल शॉ स्पष्ट रूप से अभी उस स्तर पर नहीं था। नकुल शॉ ने हवा में हवा और बिजली की लकीरें छोड़ीं। धमाका। काले सांपों के टुकड़े टुकड़े हो गए और उनके शरीर महासागर में गिर गए। जब तक किसी की शक्ति मूल कोर क्षेत्र तक नहीं पहुंचती, वे मुझे खतरा नहीं पहुंचा सकते। नकुल शॉ हल्के से मुस्कुराया। गुल्लू गुल्लू गुल्लू। 100 मील के भीतर का महासागर अचानक उथल पुथल होने लगा। नकुल शॉ को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन क्योंकि वह अपनी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख का उपयोग नहीं कर पा रहा था, उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। उसने अपने परिवेश का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक चेतना स्पिरिचुअल सेंस का उपयोग किया और डर के मारे उछल पड़ा। असीम महासागर में उसकी आध्यात्मिक चेतना सीमित थी और वह बहुत दूर तक पता नहीं लगा सकती थी। गुल्लू गुल्लू गुल्लू। हजारों जानवर, मुख्य रूप से पानी के सांप, महासागर से बाहर उमड़ पड़े। सो टिल्ड सो टिल्ड सो टिल्ड 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 टिल्ड। इन जानवरों में से छोटे जानवर हथेली के आकार के थे, जबकि बड़े वाले एक छोटे पहाड़ के बराबर थे। वे सभी कुछ समय के लिए हवा में उड़ सकते थे। वो टिल्ड टिल्ड टिल्ड। इनमें से 1 दर्जन से अधिक जानवरों की आभा अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र के बराबर थी और बाकी सभी सत्य आत्मा पद ट्रू स्पिरिट रेल्म पर थे। भागो। जैसे जैसे और भी जानवर प्रकट होने लगे, नकुल शॉ की पलकें फड़कने लगीं। पवन, विद्युत, बवंडर, विंड, लाइटनिंग, टोर्नेडो।
नकुल शॉ ने अपने सबसे विस्तृत क्षेत्र वाले हमले का उपयोग किया और 1-2 मील के भीतर सब कुछ साफ कर दिया। जानवरों की लहरें महासागर में गिर गईं और पानी लाल हो गया, लेकिन इससे केवल और भी अधिक जानवर प्रकट होने लगे। वुटिल्ड, नकुल शॉ ने महासागर की गहराई से कई भारी गर्जनाएं सुनी। शायद कई अधिपति सोवरेन स्तर के जानवर इस ओर बढ़ रहे थे। कुछ ही समय में 1000 मील के दायरे में मौजूद हजारों जानवर हमला करने आ रहे थे। स्वामी, शायद आप यहाँ पहली बार आए हैं। यह महासागरीय जानवरों का क्षेत्र है और यहाँ नरसंहार शुरू नहीं किया जा सकता, अन्यथा अनगिनत जानवर आपका पीछा करेंगे। डिवीजन लीडर अरूप इस हलचल से जाग गया था। नकुल शॉ को समझ आ गया कि उसने गलती कर दी है। मैं पहले यहाँ से भागता हूँ। डिवीजन लीडर अरूप द्वारा दिशा निर्देश दिए जाने पर नकुल शॉ ऊंचा उड़ने लगा और जानवरों से बचकर निकलने लगा, लेकिन वह बहुत अधिक ऊंचा नहीं उड़ सकता था। ऊपर भयानक हवाएं चल रही थीं जो अधिपति स्तर के योद्धाओं को भी टुकड़ों में चीर सकती थीं। इसके अलावा कोई जितना ऊपर जाता, धुंध उतनी ही पतली होती जाती और उसे प्राचीन सुनहरे कौवे एंशिएंट गोल्डन क्रो की झुलसाने वाली लपटों का सामना करना पड़ता। यहाँ तक कि शून्य देव क्षेत्र वर्ल्ड गॉड रेल्म के विशेषज्ञ भी राख बन जाएंगे यदि उन्हें प्राचीन सुनहरे कौवे एंशिएंट गोल्डन क्रो के प्रकाश का सीधे सामना करना पड़ा। मानव, तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रहे हो? एक जानवर जो मनुष्य जैसा दिखता था मानव भाषा में बोला और उसने एक हाथ में भाला पकड़ा हुआ था। क्यों? नकुल शॉ ने उत्तर देने की जहमत नहीं उठाई और वह 1000 मील से अधिक दूर निकल गया। उसने लड़ने से बचने की पूरी कोशिश की, केवल तभी जानवरों की संख्या कम हुई। यहाँ युआन क्यूई बहुत कम है। मनुष्य यहाँ बहुत देर तक युद्ध नहीं कर सकते। नकुल शॉ को महसूस हुआ कि उसकी सत्य शक्ति ट्रू फोर्स काफ़ी तेज़ी से खत्म हो रही है। इसका मतलब था कि उसे ठीक होने के लिए प्राइमल क्रिस्टल स्टोन्स पर निर्भर रहना होगा। उसी समय नकुल शॉ के पीछे दर्जनों मील दूर लगभग 10 मीटर लंबी एक नाव दिखाई दी। नाव का रंग महासागर के बहुत समान था और ऐसा लगता था जैसे वह उसी में विलीन हो गई हो। वह चुपचाप चल रही थी और उसका पता नहीं लगाया जा सकता था। बॉस, आगे कोई मूर्ख लगता है जिसकी साधना सत्य प्रभु पद ट्रू लॉर्ड रैंक के अंतिम चरण की है। वह अकेले असीम महासागर में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहा है। नाव पर कई घिनौनी आकृतियां दिखाई दीं। उस छोकरे की साधारण पोशाक को देखते हुए, क्या उसे लूट लें? हमें शायद कुछ भी नहीं मिलेगा और इसके बजाय हमारी स्थिति का पता चल सकता है। जेमिनाई सेड, अध्याय 562, ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू ब्लू लाइटनिंग पायरेट्स। हुटिल्ड, बचने के बाद नकुल शॉ ने राहत की सांस ली। स्वामी, समुद्री डाकुओं के एक समूह ने हमें अपना लक्ष्य बना लिया है। 10,000 घोस्ट पल्प के भीतर से कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप ने कहा। समुद्री डाकू? नकुल शॉ ने पहले अपने आसपास के वातावरण पर अधिक ध्यान नहीं दिया था। ये सुनने के बाद जब उसने ध्यान केंद्रित किया तो वह धुंधला सा उनका एहसास कर सका। उसका एहसास धुंधला था क्योंकि वह अपनी आध्यात्मिक चेतना स्पिरिचुअल सेंस पर निर्भर था, क्योंकि उसने अभी भी अपनी ईश्वरीय आध्यात्मिक आंख का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी। असीम महासागर में समुद्री डाकू अक्सर व्यापारियों और अन्य लोगों को लूटते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि वे आप पर हमला करने की योजना नहीं बना रहे हैं। डिवीजन लीडर अरूप के चेहरे पर बोलते समय अजीब से भाव थे। चूंकि वह आत्मा के मार्ग डाउ ऑफ द सोल में विशेषज्ञ था, इसलिए उसकी आध्यात्मिक चेतना इतनी शक्तिशाली थी कि वह समुद्री डाकुओं की बातचीत सुन सकता था। कंकाल रूपी डिवीजन लीडर अरूप समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या मुस्कुराए। उन डाकुओं को लगा कि नकुल शॉ लूटने के लिए बहुत गरीब है। डिवीजन लीडर अरूप अपनी वर्तमान भावनाओं को व्यक्त करना नहीं जानता था। नकुल शॉ के पास जो संपत्ति थी वह उसकी अपनी आंखें भी लाल करने के लिए पर्याप्त थी। अर्थ ग्रेड की विरासत वाली शक्ति इनहेरिटेंस वेपन और 10,000 घोस्ट पल्प को छोड़ भी दे तो उसके पास मौजूद कच्चा माल ही एक सामान्य 1 स्टार कुल से कहीं अधिक था। जेमिनाई सेड, नकुल शॉ के प्रस्थान करने से पहले उसने पर्पल सेंट खंडहरों से भारी मात्रा में संसाधन एकत्र किए थे और अपनी इंटरस्पेशियल रिंग स्थानिक अंगूठी भर ली थी। उन समुद्री डाकुओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस युवक के पास मौजूद संपत्ति हजारों साल की लूट के बराबर थी। सो इस समय भी कुछ जानवर नकुल शॉ का पीछा कर रहे थे। भागो! उसने अब और रुकने की हिम्मत नहीं की और हवा के रास्ते भागने लगा। उसके दिमाग में एक बार फिर त्यानलू द्वीपों का नक्शा उभर आया। ये स्थान 8 डेसोलेट माउंटेन 8 निर्जन पर्वत के क्षेत्र में है। नकुल शॉ की निगाहें आगे की ओर टिकी थीं, लेकिन दुर्भाग्य से अपनी बाईं आंख के उपयोग के बिना वह बहुत दूर तक नहीं देख पा रहा था। हु टिल्ड सो
उसके पीछे मौजूद धूसर ग्रेप रंग की नाव खामोशी से एक स्थिर गति से चल रही थी। वह नाव अत्यंत कठोर सामग्री से बनी थी, सामान्य जानवरों के हमले उस पर एक खरोंच तक नहीं डाल सकते थे। नाव के भीतर कम से कम 2 दर्जन कमरे थे और उनमें से एक कमरे में चर्चा चल रही थी। बॉस, वह छोकरा हमारे ही रास्ते पर उड़ रहा है। क्या वह हमारी योजना में बाधा डालेगा? एक डरावने चेहरे वाले व्यक्ति ने पूछा। चूंकि वह नहीं जानता कि उसके लिए क्या अच्छा है, तो हमें अपने कुछ भाइयों को भेजकर उसे खत्म कर देना चाहिए। मच्छर का मांस भी आखिर मांस ही है। कई समुद्री डाकू अधीर हो रहे थे। इस समय उनके आगे उड़ रहे नकुल शॉ ने उनका ध्यान खींच लिया था। उनकी नाव से उसकी दूरी बहुत कम थी। अभी कुछ देर और इसे दबाए रखो। कुर्सियों के मुख्य स्थान पर नीले रंग के कपड़े पहने एक युवक बैठा था। वह अत्यंत सुंदर था और एक समुद्री डाकू के सामान्य उग्र रूप के बिल्कुल विपरीत था। नीले कपड़ों वाले युवक ने कुछ देर सोचा और फिर उसके चेहरे के भाव कठोर हो गए। आसपास बहुत सारे जानवर हैं और पहले तो कुछ अधिपति सोवरेन जानवरों की आभा भी महसूस हुई थी। अगर यह मंदबुद्धि हमारी योजना को प्रभावित करता है तो इसे 10,000 बार मारना भी पर्याप्त सजा नहीं होगी। अधिकांश समुद्री डाकू नकुल शॉ को तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि उसे मारें या नहीं। क्यों? नकुल शॉ अपने दिमाग के नक्शे के अनुसार उड़ता रहा, लेकिन जिस बात ने उसे अवाक कर दिया वह ये थी कि समुद्री डाकू लगातार उसका पीछा कर रहे थे। यहाँ तक कि डिवीजन लीडर अरूप को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय सभी समुद्री डाकू नाव के अंदर चले गए थे, इसलिए वह उनकी जासूसी करने की हिम्मत नहीं कर सका। हजारों मील उड़ने के बाद एक विशाल पर्वत की रूपरेखा दिखाई दी। असीम महासागर में कोई जितना ऊंचा होता वह उतनी ही दूर तक देख सकता था। वह ए डेसोलेट माउंटेन है। नकुल शॉ ने वहां की युआन क्यूई को महसूस किया। हालांकि यह अज़्योर फ्लावर महाद्वीप जितनी महान नहीं थी, फिर भी यह असीम महासागर की तुलना में कई गुना बेहतर थी। नक्शे के अनुसार ए डेसोलेट माउंटेन कुछ लाख मील के दायरे में एकमात्र स्थान था जहां मनुष्य रह सकते थे और इसे एक रिफ्यूलिंग ईंधन भरने या विश्राम स्थान माना जाता था। असीम महासागर में अज़्योर फ्लावर महाद्वीप से भी छोटे कई द्वीप थे। वहां रेगिस्तान, पहाड़, दलदल आदि थे। ए डेसोलेट माउंटेन पहाड़ों से भरा क्षेत्र था और इसका आकार क्लाउड क्षेत्र, क्लाउड एरिया के बराबर था। उसी समय, बॉस, लक्ष्य दिखाई दे गया है। समुद्री डाकुओं के चेहरे के भाव थोड़े बदल गए और नीले कपड़ों वाले युवक ने अपना सिर हिलाया। थोड़ा और करीब पहुंचने के बाद हम हमला करेंगे। हम उस छोकरे को भी खत्म कर देंगे। डरावने चेहरे वाले आदमी ने अपने होंठ चाटे। टिल्ड धूसर नाव की गति थोड़ी बढ़ गई। नकुल शॉ को लगा कि कुछ असामान्य है। न केवल समुद्री डाकू अपनी गति बढ़ा रहे थे, बल्कि एक गहरे नीले रंग की नाव भी उसके सामने प्रकट हो गई थी। वह नीली नाव 3 मंजिला ऊंची थी और जैसे ही वह पास पहुंचा, उसे अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र, हाफ सटेप ओरिजिन कोर रेल्म की कई आभाएं महसूस हुईं। ये आभाएं नकुल शॉ को चेतावनी देती प्रतीत हो रही थीं। हा, एक तुच्छ सत्य प्रभु पद का साधक अकेले असीम महासागर में घूमने की हिम्मत कर रहा है। क्या ये छोकरा कोई खोया हुआ युवा मालिक यंग मास्टर हो सकता है? गहरे नीले रंग की नाव पर कई आकृतियां दिखाई दीं, जो नकुल शॉ की ओर इशारा करते हुए मजाक उड़ा रही थीं। असीम महासागर में किसी सत्य प्रभुपद के साधक को अकेले यात्रा करते देखना वाकई एक दुर्लभ दृश्य था। उस नाव पर सबसे आगे एक बुजुर्ग खड़े थे, जिनके बगल में कई अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र के योद्धा थे। अधिपति सोवरेन। नकुल शॉ को उन बुजुर्ग से मानसिक ऊर्जा का एक अंश महसूस हुआ, लेकिन उनकी नज़र ने केवल सरसरी तौर पर उसे देखा और अधिक ध्यान नहीं दिया। निकटतम द्वीप यहाँ से करोड़ों मील दूर है। इसकी साधना मेरे जितनी ही है, फिर भी यह अकेले असीम महासागर की यात्रा कर रहा है। अविश्वसनीय, एक युवती की आवाज़ सुनाई दी। एक साधारण दिखने वाली युवती उस अधिपति के बगल में प्रकट हुई और प्रशंसा भरी नज़रों से नकुल शॉ को देखने लगी। हंसती हुई आकृतियां ठिठक गईं। ये वास्तव में असामान्य था कि एक मामूली सत्य प्रभुपद का साधक अकेले इतनी दूर तक यात्रा कर सके। इस युवक में निश्चित रूप से कोई समस्या है। अनुभवी विशेषज्ञों की आंखें चमक उठीं क्योंकि वे सतर्क और संदिग्ध हो गए थे। नकुल शॉ उस नाव के बगल से गुजरने ही वाला था कि पीछे से एक ठंडी हत्यारी मंशा किलिंग इंटेंट महसूस हुई। वह धूसर ग्रे रंग की नाव गति बढ़ाते हुए उसी ओर आ रही थी। उस अधिपति को पहले ही नकुल शॉ की उपस्थिति में कुछ अजीब लगा था और उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना का उपयोग किया। सब लोग सावधान। समुद्री डाकू। जैसे ही उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना से क्षेत्र की जांच की, उनके चेहरे का भाव नाटकीय रूप से बदल गया।
नाव पर तुरंत 1 दर्जन से अधिक आकृतियां प्रकट हो गईं। मैंने कहा था न कि उस छोकरे में कुछ गड़बड़ है। वह छोकरा शायद समुद्री डाकुओं का जासूस स्काउट है। उस अधिपति सहित सभी विशेषज्ञों ने नकुल शॉ की ओर ठंडी नजरों से देखा, लेकिन वह इस समय महत्वपूर्ण नहीं था। दर्जनों खूंखार आकृतियां उस धूसर नाव से उड़कर आईं। उनका नेता नीले कपड़ों वाला एक युवक था जो अपने साथ एक अद्वितीय शक्ति लेकर आया था। बिना किसी संदेह के वह मूल कोर क्षेत्र ओरिजिन कोर रेल्म तक पहुंच चुका था। बुरा हुआ, ये ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू हैं। बुजुर्ग का दिल बैठ गया और उन्होंने गहरी सांस लेते हुए नीले कपड़ों वाले युवक की ओर सतर्कता से देखा। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू ए डेसोलेट माउंटेन के आसपास के 10 सबसे बड़े समुद्री डाकू समूहों में से एक। नीली नाव पर अफरा तफरी मच गई। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकुओं के दर्जनों सदस्यों में से सबसे कमजोर सदस्य भी शिखर सत्य प्रभु पद पर था और वहां 5-6 अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र के योद्धा थे। बचाव करने वाली नाव के समूह ने एक व्यू फॉर्मेशन बनाया, लेकिन संख्या और शक्ति दोनों में समुद्री डाकू भारी पड़ रहे थे। जैसे ही दोनों सेनाएं आपस में भिड़ीं, बचाव पक्ष की ओर से चीखें सुनाई देने लगीं। ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू, कृपया रुकें। इस नाव पर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यदि आप कुछ चाहते हैं तो हम बात कर सकते हैं। लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अधिपति बुजुर्ग ने हिंसा रोकने की कोशिश की। सामान्य तौर पर समुद्री डाकू केवल खजाना चाहते थे। यदि यात्रा करने वाली नावें कीमत चुका देती थीं तो वे सुरक्षित रहती थीं। हे बूढ़े आदमी, हमें पैसा नहीं चाहिए। जब तक तुम लेडी स्मृति को हमें सौंप दोगे, हम तुम्हें जीवित छोड़ सकते हैं। नीले कपड़ों वाले युवक ने मुस्कुराते हुए कहा। लेडी स्मृति, तुम्हें कैसे पता चला? जेमिनाई सैड। अधिपति बुजुर्ग स्तब्ध रह गए और उनका दिल बैठ गया। नीले कपड़ों वाले युवक ने बुजुर्ग के बगल में खड़ी साधारण दिखने वाली लड़की की ओर देखते हुए मुस्कान बिखेरी। असंभव, बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं, मैं लेडी स्मृति को प्यो मून स्पिरिचुअल संप्रदाय तक पहुंचाकर रहूंगा। स्मृति परिवार की आशा उसी पर टिकी है। सबको मार डालो, स्मृति को जिंदा पकड़ो, नीले कपड़ों वाले युवक ने आदेश दिया। दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर युद्ध शुरू हो गया। तो ये बात है। नकुल शॉ आखिरकार समझ गया कि समुद्री डाकुओं ने उस पर हमला क्यों नहीं किया था, लेकिन उसे इस मामले से कोई सरोकार नहीं था। उसने चुपचाप वहां से बचकर निकलने की कोशिश की। जे छोकरे, तुझे क्या लगता है कि तू ब्लू लाइटनिंग समुद्री डाकू से बचकर भाग सकता है? एक डरावने चेहरे वाला व्यक्ति और 2 अन्य शिखर सत्य प्रभुपद पीक ट्रू लॉर्ड रैंक के योद्धा नकुल शॉ की ओर झपट पड़े। अध्याय 563 बैंगनी विनाशकारी पवन विद्युत पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ गया और समुद्री डाकू पूर्ण लाभ में थे क्योंकि उन्होंने नाव को चारों ओर से घेर लिया था। पेन टिल्ड 2 अधिपति सोवरेन्स हवा में आपस में भिड़ गए, जिससे निकलने वाली शॉकवेव्स 1 दर्जन मील से अधिक की दूरी तक फैल गईं। जल विद्युत अनंतता वाटर लाइटनिंग इन्फिनिटी। नीले कपड़े पहने समुद्री डाकू नेता ने पानी और बिजली की किरणें छोड़ीं। धमाका, रंग बिरंगे कपड़े पहने बुजुर्ग ओल्ड मैन बिनीश ने पलटवार किया, लेकिन उनके हमलों को पानी और बिजली की उन किरणों ने कमजोर कर दिया और सोख लिया। उसके बाद वाटर लाइटनिंग इन्फिनिटी हमले ने एक अराजक भंवर का रूप ले लिया। बाम, ओल्ड मैन बिनीश को कुछ कदम पीछे धकेल दिया गया। रिपोर्ट सही थी। ओल्ड मैन बिनीश, तुम अभी स्मॉल ओरिजिन कोर रेल्म लघु मूल कोर क्षेत्र के मध्य चरण में ही हो। अगर तुम घायल नहीं भी होते तो भी तुम मेरे मुकाबले के नहीं होते। नीले कपड़ों वाले युवक ने बड़ी आसानी से बुजुर्ग को दबा दिया था। बुजुर्ग घायल थे और अपनी पूरी शक्ति के केवल 70-80% पर ही लड़ पा रहे थे। मूल कोर क्षेत्र ओरिजिन कोर रेल्म 2 भागों में विभाजित है, लघु मूल कोर क्षेत्र स्मॉल ओरिजिन कोर और विशाल मूल कोर क्षेत्र ग्रेट ओरिजिन कोर। ये दोनों भी प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरणों में बनते हुए हैं। नकुल शॉ उन 2 लड़ते हुए अधिपतियों को देख रहा था। रंग बिरंगे कपड़ों वाले बुजुर्ग ओल्ड मैन बिनीश लघु मूल कोर क्षेत्र के मध्य चरण में थे, लगभग कंकाल डिवीजन लीडर अरूप के समान, जबकि नीला समुद्री डाकू लघु मूल कोर क्षेत्र के अंतिम चरण तक पहुंच चुका था। कौशल और शक्ति दोनों ही मामलों में समुद्री डाकू का पलड़ा भारी था। नकुल शॉ को सबसे ज्यादा दिलचस्पी उस जल विद्युत वाटर लाइटनिंग नियमों में थी जिसका वह डाकू अभ्यास कर रहा था। जल विद्युत, काष्ठ विद्युत, वुड लाइटनिंग, पवन विद्युत, ये सभी बिजली के तत्वों से संबंधित थे। नकुल शॉ की पवन विद्युत विरासत, गति और आक्रमण पर अधिक जोर देती थी, जबकि डाकू के नियम रक्षा और आक्रमण दोनों पर केंद्रित थे।
छोकरे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ध्यान न देने की। डरावने चेहरे वाला आदमी और दो अन्य डाकू झपट पड़े। उनके सामने खड़ा ये युवक उनकी परवाह तक नहीं कर रहा था, बल्कि उसके पास इतना समय और ऊर्जा थी कि वह दो अधिपतियों की लड़ाई देख सके। हाँ, ये छोकरा शायद पहली बार असीम महासागर में आया है। इसने दुनिया देखी ही नहीं है, शेखर सत्यप्रभुपद के एक डाकू ने तिरस्कार से कहा। सो उन तीनों ने जल्दी से नकुल शॉ को घेर लिया। उनमें से एक के पास चांदी का कोड़ा सिल्वर विप था जो हवा में फुफकार रहा था। शिखर स्तर का आध्यात्मिक ग्रेड स्पिरिचुअल ग्रेड हथियार। नकुल शॉ थोड़ा हैरान हुआ। इन डाकुओं की ताकत उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। उसे याद आया कि आयरन ब्लड रिलीजन के उपकुलपति के पास भी केवल एक उच्च स्तरीय आध्यात्मिक ग्रेड हथियार था, लेकिन यहाँ एक सामान्य समुद्री डाकू के पास शिखर स्तर का हथियार था। हालांकि ये तर्कसंगत भी था, असीम महासागर की यात्रा के लिए सत्यप्रभुपद न्यूनतम आवश्यकता थी, और जो इन यात्रियों को लूटते थे वे कमजोर नहीं हो सकते थे। कियू टिल्डर 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 टिल्डर। चांदी का कोड़ा नकुल शॉ के चारों ओर लहराया और उसके पीछे हटने का रास्ता बंद कर दिया। केवल एक डाकू ने हमला किया, बाकी दो केवल तमाशा देख रहे थे। उन्हें लगा कि एक व्यक्ति ही इसे मारने के लिए काफी है। वे तीनों केवल इसलिए आए थे ताकि नकुल शॉ की गति के कारण वह भाग ना पाए। दफा हो जाओ। जैसे ही कोड़ा चमका, नकुल शॉ न तो हिला और न ही बचा। उसने बस 100 गज के दायरे में हवा और बिजली की एक लहर रिपल छोड़ दी। वुटिल्ड। हमला करने वाले डाकू ने ठंडी हुंकार भरी, लेकिन जल्द ही उसका शरीर सुन्न होने लगा। वाह! इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, बिजली की एक तेज चमक ने उसके शरीर को आर पार कर दिया। वह डाकू चिल्लाते हुए मर गया। इस दृश्य ने डरावने चेहरे वाले आदमी और दूसरे डाकू के दिल की धड़कनें बढ़ा दीं। इतनी तेज गति! वे हतप्रभ रह गए। उन्होंने सोचा था कि वे इस मंदबुद्धि को आसानी से मार देंगे, लेकिन उनका एक साथी पलक झपकते ही मारा गया। सावधान रहो, इस छोकरे के पवन विद्युत नियम अत्यंत गहरे हैं। डरावने चेहरे वाले आदमी ने अपनी अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र की आभा छोड़ दी। अब उनके चेहरे गंभीर थे और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उस डरावने चेहरे वाले आदमी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह नकुल शॉ की तरह एक ही वार में किसी शिखर योद्धा को मार सके। हमला करो! दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और एक साथ हमला किया। एक अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र और एक शिखर सत्यप्रभुपद के शक्तिशाली प्रहारों ने नकुल शॉ को घेर लिया। ये शक्ति किसी भी सामान्य योद्धा को मारने के लिए पर्याप्त थी। 10,000 घोस्ट पल के भीतर से एक हल्की आह सुनाई दी। डिवीजन लीडर अरूप को इन डाकुओं पर दया आ रही थी। नकुल शॉ के हाथों कई अधिपति सोवरेन्स मारे जा चुके थे। भले ही वह अपनी आंखों का उपयोग न करे, मूल कोर क्षेत्र से नीचे वालों के लिए वह जय था। दोनों डाकुओं के हमले पूरी तरह चूक गए। जेमिनाई सेड। दूसरा शिखर सत्यप्रभुपद का डाकू भी चीख उठा क्योंकि उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। अकेले बचे डरावने चेहरे वाले आदमी स्कार फेस्ड मैन की सांसें थम गईं। इस युवक ने जो गति दिखाई थी वह अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र हाफ सटेप ओरिजिन कोर रेल्म के योद्धाओं से भी तेज थी। यह क्या हो रहा है? 2 समुद्री डाकुओं की मौत ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ तक कि डाकुओं के नेता ने भी सरसरी निगाह डाली। हालांकि इससे पहले कि वे समझ पाते कि माजरा क्या है, नकुल शॉ पहले ही डरावने चेहरे वाले आदमी की ओर झपट चुका था। वह अभी भी हवा और बिजली की एक चमक थी जिसमें हल्की बैंगनी आभा पर्पल ग्लो थी, जिसने कई जीवों को थरथरा दिया। एट स्लॉटरिंग स्काई सीलिंग फिस्ट 8 संहारक आकाश मुष्टि। डरावने चेहरे वाले आदमी ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपना सबसे शक्तिशाली दांव चला। 8 घूंसे मारे जो ऐसा लग रहा था जैसे पूरे क्षेत्र को सील कर देंगे। मानना पड़ेगा कि इस आदमी की शक्ति अज़्योर फ्लावर महाद्वीप के जसवंत और कई अन्य अर्धचरण योद्धाओं से कहीं अधिक थी। लेकिन उस पवन और विद्युत के सामने उसकी यह शक्तिशाली तकनीक पूरी तरह कुचल दी गई। उस आदमी का शरीर 2 हिस्सों में कट गया और उसमें से धुआं निकलने लगा। इस दृश्य ने दोनों सेनाओं के दिलों को दहला दिया। वह युवक बहुत शक्तिशाली है। दोनों पक्षों के चेहरों पर सम्मान, विस्मय और भय के भाव थे। महज एक पल में उस युवक ने एक अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र और 2 शिखर सत्यप्रभुपद के योद्धाओं को ढेर कर दिया था। वह युवक साधारण नहीं है। मैं एट डेसोलेट माउंटेन की शीर्ष प्रतिभा हूँ, लेकिन उसके सामने मैं कुछ भी नहीं। नाव पर सवार स्मृति स्तब्ध थी और खुद को शांत नहीं कर पा रही थी। 3 डाकुओं को खोने के बाद समुद्री डाकू नेता का ध्यान पूरी तरह उस ओर गया। उस युवक की तकनीक, क्या ये हो सकता है? समुद्री डाकू नेता स्थिति देखकर हैरान था।
न केवल नकुल शॉ शक्तिशाली था, बल्कि उसके पवन विद्युत विंड लाइटनिंग नियमों ने नेता का ध्यान खींच लिया था। वह स्वयं जल विद्युत नियमों का अभ्यास करता था, लेकिन वह जानता था कि नकुल शॉ की तकनीक के सामने उसकी कला कुछ भी नहीं थी। मैथ्यू विक्टर डाकू नेता ने दूसरे अधिपति ओल्ड मैन बेनिश को खून की उल्टी करने पर मजबूर कर दिया और 2 विशेषज्ञों को आदेश दिया, बॉस, हम उस छोकरे को उलझाए रखेंगे। हमलावर दल से 2 शक्तिशाली आभाएं पीछे हटीं। एक लाठी लिए हुए बुजुर्ग मैथ्यू था, जबकि दूसरा विक्टर एक बदसूरत आदमी था जिसने किसी विशेष त्वचा स्किन के कपड़े पहने थे। इन दोनों की साधना भी अर्धचरण मूल कोर क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी, लेकिन उनकी आभा पहले वाले डरावने चेहरे वाले आदमी से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। बच्चे, तूने हमारे भाइयों को मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। बदसूरत विक्टर भयानक तरीके से हंसा और उसने एक लाल काले रंग के ब्लेड का टुकड़ा निकाला। उस ब्लेड के टुकड़े में अर्थ ग्रेड की हल्की आभा थी और उसने पूरे क्षेत्र को दबाव से भर दिया। अर्थ ग्रेड हथियार का एक टुकड़ा। नकुल शॉ की पुतलियां सिकुड़ गईं। बुजुर्ग मैथ्यू की लाठी की आभा शिखर आध्यात्मिक ग्रेड और निम्न अर्थ ग्रेड के बीच थी। फॉल्स अर्थ ग्रेड झूठा अर्थ ग्रेड हथियार। 10,000 घोस्ट पल में डिवीजन लीडर अरूप चिल्लाया। नकुल शॉ ने फॉल्स अर्थ ग्रेड हथियारों के बारे में सुना था। ये अर्थ ग्रेड हथियारों के टुकड़ों से बने होते थे। हालांकि इनकी शक्ति असली अर्थ ग्रेड हथियार जितनी महान नहीं थी, फिर भी ये अपने आप में पूर्ण थे। कनिष्ठ, मरो! लाठी लिए मैथ्यू और बदसूरत विक्टर ने एक साथ हमला किया और उन 2 अर्थ ग्रेड वस्तुओं की शक्ति ने ऐसा आभास दिया जैसे वे पूरी दुनिया को नियंत्रित कर रहे हों। 2 अर्थ ग्रेड आभाओं का लक्ष्य बनने पर आखिरकार नकुल शॉ के चेहरे के भाव बदल गए। इन दोनों का मेल थोड़े समय के लिए एक अधिपति सॉवरेंट से भी लड़ सकता है। नकुल शॉ की पवन विद्युत अब और भी गहरी बैंगनी चमक के साथ दहक उठी। नकुल शॉ ने अपनी गति को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। जेमिनाई सेड, पी पा बूम टिल्ड। पवन और विद्युत का एक बवंडर टॉर्नेडो बनने लगा, जिसमें विनाश डिस्ट्रक्शन की आभा समाहित थी। लाठी लिए हुए बुजुर्ग मैथ्यू और बदसूरत विक्टर उससे बिल्कुल नहीं डरे और उस बवंडर को नष्ट करने के लिए एक साथ मिल गए। हालांकि उसी समय एक चकाचौंध भरी आकृति ने उसे चीरते हुए बाहर निकलकर जवाबी हमला किया। बैंगनी विनाश पवन विद्युत कोड़ा पर्पल डिस्ट्रक्शन विंड लाइटनिंग विप। नकुल शॉ के हाथ में दर्जनों गज लंबा एक नीला बैंगनी कोड़ा संघनित कंडेंस हुआ और हवा में लहरा उठा। पी पा बाम विनाशकारी आभा वाले उस कोड़े की टक्कर दोनों समुद्री डाकुओं से हुई। ये छोकरा किस तरह की तकनीक का अभ्यास कर रहा है? इसकी युद्ध शक्ति भयानक है। दोनों समुद्री डाकू दंग रह गए। उनके पास अर्थ ग्रेड हथियार का एक टुकड़ा और एक फॉल्स अर्थ ग्रेड हथियार था, फिर भी वे बढ़त नहीं बना पा रहे थे। बैंगनी विनाशकारी पवन विद्युत, क्या ये पौराणिक पवन विद्युत सम्राट विंड लाइटनिंग एम्परर की विरासत हो सकती है? दूसरी ओर नीले कपड़ों वाले समुद्री डाकू नेता का पूरा ध्यान अब नकुल शॉ पर केंद्रित था।